नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कमल एजुकेशन पॉइंट पर। 100 साल भेड़ बकरियों की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जिया जाए। तो कुछ इसी तरह के डायलॉग मारने वाला इटली का जो फासिस्ट तानाशाह मुसोलिनी था, उसकी हत्या करके उसके शव को इटली का एक शहर है जिसका नाम है मिलान, उसके बिल्कुल एक चौराहे पर, जैसे लोग कचरा फेंकते हैं ठीक उसी की तर्ज पर फेंका गया है। यह खबर बहुत बड़ी थी, लोग बिल्कुल खुश हो जाते हैं इस खबर को सुन के। बाकायदा रेडियो पर स्पेशली अनाउंस किया जाता है, समाचार पत्रों के विशेष संस्करण छापे जाते हैं शाम के समय पे कि इटली का जो तानाशाह था उसकी हत्या कर दी गई है, मुसोलिनी की हत्या कर दी गई है। और इसके शव को देखने के लिए जिसको आना है वो आ जाएं। और इसका शव कहां पर पड़ा? इटली का एक शहर है जिसका नाम है मिलान, इसके चौराहे पर जैसे कचरा फेंका जाता है ठीक उसी तरह से फेंका गया। देखते ही देखते तकरीबन 5,000 के आसपास लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे ही इसकी खबर सामने आती तो इसकी डेड बॉडी को बाकायदा पकड़ा जाता है, इसको खूब पीटा जाता है, इसके शव को कोई इस पर थूकता है, कोई लात मारता है, कोई इसके शव के ऊपर चढ़ जाते हैं, इसको बिल्कुल लात ही लात मार रहे हैं। तो कुछ इस तरह का वहां पर वाकया देखने को मिल रहा था। इतने में क्या होता है, एक महिला आती है, उसके हाथ में एक पिस्टल है, ठीक है। वो महिला इसको 5 गोलियां मारती है और कहती है कि मैंने अपने 5 बच्चों की मौत का बदला ले लिया है। ऐसे ही एक और युवक आता है, वो इसके मुंह पर, इसका मुंह खुला हुआ था, मृत्यु के समय इसका मुंह बिल्कुल खुला हुआ था जब इसकी डेड बॉडी थी, तो उसके अंदर एक चूहा डालता है और बोलता है कि अब भाषण दो अपने इस गंदे मुंह से। देखो, जो मुसोलिनी है वो इतना बड़ा लीडर अपने भाषणों की वजह से हुआ था, बहुत ही गजब का वो भाषण देता था, बहुत ही गजब का एडिटर था अपने आप में, उसकी बोलने की शैली बहुत बेहतर थी। और इसी की बदौलत, काम की बदौलत नहीं बल्कि बोलने की ही बदौलत जो है वो इटली का तानाशाह बना था। तो वो युवक आता है, इसके मुंह पर बिल्कुल एकदम वो चूहा घुसा देता है और बोलता अब अपने गंदे मुंह से भाषण दो। तो कुछ इसी तरह का नज़ारा उस समय इटली में देखने को मिल रहा था। देखिए, अब आप इसको समय का न्याय कहें या कुछ और, ठीक 8 महीने पहले इसी चौराहे पर अपने 15 के आसपास विरोधियों को मारकर इसने उल्टा लटकाया था। ठीक इसी चौराहे पर इसको उल्टा लटकाने की बारी। इतने में कुछ लोग वहाँ पर खड़े होते, ये इसकी प्रेमिका क्लेरेटा पिटाची है और ये मुसोलिनी है। मैंने इनका जो चेहरा है उसको थोड़ा सा कलर करके ढक दिया है, क्योंकि किसी की भी डेड बॉडी दिखाना अपने आप में मुझे उतना अच्छा और नैतिक नहीं लगा, इसलिए मैंने इसको बंद कर दिया है। तो देखिए, इतने में कुछ लोग इसके शव को उठा, देखिए पीछे खड़े जो भीड़ थी उनको ये शव दिख नहीं रहा था, तो उनको दिखाने के उद्देश्य से कुछ युवक वहाँ पर खड़े होते हैं और इसके शव को ऐसे उल्टा लटकाते हैं। तो पीछे से आवाज़ आती है कि हम देख नहीं पा रहे, इसके शव को और ऊंचा लटकाओ और ऊंचा लटकाओ। तो कुछ लोग वहाँ पर खड़े होते हैं, एक इमारत पर चढ़ते हैं और वहाँ से इनमें से तकरीबन 16 लोगों की वहाँ पर हत्या की गई थी। उनमें से तकरीबन 4 या 5 लोगों की जो डेड बॉडी है उसको बिल्कुल इस तरह से इसको उल्टा लटका दिया जाता है, जिनमें से इसकी एक प्रेमिका थी, क्लेरेटा पिटाची थी, और मुसोलिनी था, और भी बहुत सारे लोग थे। तो कुछ इस तरह से नृशंस हत्या इसकी की गई थी। अब आपके दिमाग में ऐसा उपज रहा होगा कि आखिर इस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया था जो इतने गुस्सा इसके ऊपर लोग थे। ठीक इससे पहले जो मैंने सेशन किया था कर्नल गद्दाफी के ऊपर किया था, उसकी भी हत्या बिल्कुल इसी तरह से होती है। उसको पाइप के अंदर से निकाल कर पीट पीट कर उसको मारा जाता है और इसको मारने के बाद जो है पीटा जाता है। हालांकि मारने से पहले भी इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था, फिर इनकी गोली मारकर हत्या की गई थी। तो क्या है पूरी कहानी आज आपको सुनाऊंगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 2 राक्षस थे। आमतौर पर जो देश इससे प्रभावित हुए, जिन लोगों की हत्याएं हुई, वो लोग इनको राक्षस ही कहते थे। एक हिटलर है, दूसरा मुसोलिनी है। इन दोनों की दोस्ती ने पूरी दुनिया को डुबा दिया, जर्मनी को तो पूरी तरह से डुबा दिया, और साथ ही लाखों करोड़ों लोग जो है इस हत्याकांड में मारे गए। और इन करोड़ों लोगों की मौत का जिम्मेदार हिटलर को और मुसोलिनी को ही जो है बताया जाता है। हिटलर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी में अगले सेशन पर लाने का प्रयास करूंगा। आज जो है आपके सामने बेनेटो मुसोलिनी की बायोग्राफी रखने जा रहा हूं। इसमें सब कुछ आपको मिलेगा। और ख़ास तौर पर एक बात अक्सर कही जाती है कि गांधी जी इस मुसोलिनी से बहुत ही प्रभावित थे और गांधी जी इस बाकायदा इसकी बहुत तारीफ करते थे। देखिए, अब ऐसा क्यों है, इतने बड़ा जो ब्रूटल इतना था, इतना क्रूर और निर्दयी था। देखो, गांधी जी के सिद्धांत क्या थे? सत्य, अहिंसा। इसके बिल्कुल विपरीत था, फिर भी गांधी जी इसकी तारीफ क्यों करते थे? तो इसका जवाब ही मैं आपको दूंगा। हालांकि इसका जवाब तो गांधी जी ही बेहतर बता पाएंगे, लेकिन अपनी तरफ से मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले अब शुरू करते हैं, क्या था, कहाँ से ये पैदा होता है, इसके बचपन से लेकर इसकी मृत्यु तक की कहानी। बीच में आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी आएगा, किस तरह से ये अलग अलग देशों पर कब्जा करता है। फासिज्म क्या है उसके बारे में बताऊंगा। अपनी पत्नी और एक बेटे की भी इसने हत्या की थी, सब कुछ आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बेनेटो मुसोलिनी के बारे में जानते। देखिए, इसका जन्म हुआ था 29 जुलाई 1983 को। इनके पिता का नाम था अलेक्जेंड्रो मुसोलिनी और माता का नाम था रोज़ा। माँ जो इसकी रोज़ा थी वो टीचर थी, और इसके पिता जो अलेक्जेंड्रो मुसोलिनी थे वो पॉलिटिक्स में थे, कम्युनिस्ट विचारधारा के थे।
और वो इसको हर जो भी पॉलिटिकल मीटिंग थी उसमें ले जाया करते थे, अपने साथ जो पॉलिटिकल रैलीज थी वहाँ पर भी ले जाया करते थे। तो कहीं ना कहीं राजनीति के की जो समझ है इसमें बचपन से ही थी। और परिवार इसका ऐसा कोई गरीब तो था नहीं, ठीक ठाक था, मिडिल क्लास फैमिली से ऊपर का था। मतलब इनका जो बचपन है ऐसा कोई अभाव में नहीं बीता था। लेकिन देखो जैसा कहते हैं ना कि जो पूत के पैर है वो पालने में ही नजर आते, बचपन से ही मुसोलिनी बिल्कुल एकदम खुरापाती किस्म का व्यक्ति था और बहुत ही ज़्यादा अनुशासनहीन, रोजाना जो है किसी को पीट कर आएगा या फिर खुद पीट कर आएगा। तो इस तरह का कुछ व्यक्ति था। तो देखते ही देखते समय आगे बढ़ता है। जब मुसोलिनी की स्कूल जाने की उम्र होती है तो इनको जो है 1892 में कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल पर डाल दिया जाता है। और देखिए अब आप यहाँ पर गजब की घटना होती है। 1894, 11 साल का मुसोलिनी है, इसका अपने क्लास में झगड़ा होता है और सीधा अपने सहपाठी को जो है चाकू गोद देता है। ठीक है, अब देखो भाई 11 साल का लड़का है और आमतौर पर 11 साल के बच्चे अगर झगड़ते हैं तो हाथ पैरों से ही झगड़ते हैं। इसने बाकायदा चाकू घोंप के उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया। तो इस तरह का कैरेक्टर मुसोलिनी का है, यानी कि बचपन में ही पता चल गया है कि आगे चलकर क्या करने वाला है। ठीक है, इसी तरह से उसके बाद इसको स्कूल से निकाल दिया जाता है और इसके पेरेंट्स जो है इसको बिल्कुल भी डांटते नहीं है कि तूने ऐसा क्यों किया, बल्कि इसकी जगह इसका स्कूल को चेंज कर देते हैं। और जो अन्य स्कूलों में जब इसको डाला जाता है तो यहाँ पर भी ये बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मारपीट इत्यादि करता है और बहुत सारे स्कूलों से निकाला गया है और बहुत ही ज़्यादा मारपीट करता है। इसके बारे में ये तक कहानी प्रचलित है कि इसके यहाँ पर चर्च था, वहाँ पर लोग प्रे करने के लिए जाते थे, उस चर्च के ऊपर खड़े होकर ये उन पर पत्थर मारा करता था। तो कुछ इस तरह के का इसका बचपन था, बचपन आपने देख ही लिया होगा। तो अब जैसे जैसे मुसोलिनी बड़ा होता है तो 11 वर्ष की आयु में मैंने आपको ये बता ही दिया था। तो जैसे जैसे मुसोलिनी बड़ा होता है तो 1902 यानी कि 1902 में ये स्विट्ज़रलैंड चला जाता है। देखिए उस समय क्या था, इटली हो चाहे कोई सा भी अन्य देश हो, वहाँ पर परिवार के एक सदस्य को कम से कम आर्मी में जाना अनिवार्य था, क्योंकि उस समय युद्ध होते थे। लोग आर्मी में जाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि सैलरी तो कुछ भी नहीं मिलती थी और अगर आर्मी में चले गए तो जान का जोखिम अलग से रहता था। और अगर घायल हो गए तो ऐसा नहीं है कि आज की तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उस समय तो स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं होती थी। तो इसलिए लोग जो है आर्मी में जाना पसंद नहीं करते थे। तो जो मुसोलिनी है ये भी आर्मी में जाने की इसकी इच्छा नहीं थी, लेकिन इसको जबरन जब आर्मी में भर्ती कराया जाने लगा तो 1902 में ये भाग करके जो है स्विट्ज़रलैंड चला गया और स्विट्ज़रलैंड में इसने बहुत कुछ सीखा। सोशलिज्म को बिल्कुल करीब से इसने देखा कि समाजवादी राष्ट्र कैसा होना चाहिए, मतलब वहाँ पर ठीक ठाक था। और इसके बारे में देखिए कुछ बातें जो है ऐसी थी कि जो मुसोलिनी है वो लिखने पढ़ने में थोड़ा बेहतर था, थोड़ा नहीं बहुत बेहतर था। इसकी लेखन शैली और बोलने की शैली इतनी बेहतर थी कि इसी की बदौलत जो है ये इतना बड़ा लीडर बना। मैं आपको बता दूं, देखो अगर आपको एक लीडर बनना है तो आपकी बोलने की क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितनी बेहतर तुम स्पीच दोगे तभी तो आपके पीछे लोग खड़े होंगे। अगर तुम बोलने में ख़त्म होगे, तुम्हारे पास तर्क नहीं होंगे, तो तुम्हारे फॉलोवर कैसे बनेंगे। तो बातें करने में अगर तुम बेहतर होगे तो ही तुम्हारे फॉलोवर बनेंगे और तो ही तुम एक लीडर बन सकोगे। जैसा कि हिटलर था, हिटलर कुछ भी नहीं था, हालांकि वो एक मिलिट्री कमांडर के तौर पर बहुत ही बेहतर व्यक्ति था, हालांकि क्रूर और निर्दयी था। उसने जो कृत्य किए उसकी हम आलोचना करते हैं, उसको किसी भी कीमत पर सपोर्ट नहीं करते। लेकिन जो हिटलर था वो कहता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हारा, उसके ऊपर इतना जुर्माना ठोक दिया गया, जर्मनी को बिल्कुल तबाह कर दिया गया, मैं तुम्हें जर्मनी का सम्मान वापस दिलाऊंगा। इस तरह के बड़े लंबे चौड़े भाषण देकर जो है वो जर्मनी का एक तरह से तानाशाह बनाता। तो ठीक इसी को कॉपी किया करता था आपका ये मुसोलिनी, उसका बड़ा अच्छा फॉलोवर था। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ये जाता और उसके बाद यहाँ पर एक अखबार में काम करना शुरू करता है, न्यूज़पेपर। उस न्यूज़पेपर का नाम था अवंती। तो सोचिए इतना बेहतर इसकी लेखन शैली थी कि जो अवंती समाचार पत्र की सेल है, जब से इसने काम करना शुरू किया उसकी सेल 5 गुना बढ़ गई। तो बहुत ही बेहतर ये अपने आप में राइटर था, इस बात पर कोई दो राय नहीं। और इसी की बदौलत ये जो लिखता था बहुत ही ज़्यादा, तो लोग उसको पढ़ते थे, लोग इसको पढ़ना और सुनना पसंद करते थे। बहुत सारी पॉलिटिकल रैलीज ही वहाँ पर करने लगा और देखते ही देखते जो है इसके फॉलोवर की संख्या लगातार बढ़ती गई। इसको बहुत सारे लोग जानते गए और बहुत ही ज़्यादा फेमस जो है स्विट्ज़रलैंड में भी हो गया और अपने देश में भी हो गया। तो स्विट्ज़रलैंड में बहुत सारे रिफॉर्म्स में जो है इसने आंदोलन इत्यादि किए और वहाँ पर जेल भी गया था, बाद में जेल से निकला। और उसके बाद जो है ये 1915 का समय आता है, ये इटली के आर्मी में भर्ती हो जाता है, क्योंकि देखो 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है। इटली को सैनिकों की आवश्यकता महसूस होती है, तो ये इटली की सेना में भर्ती हो जाता है और बाकायदा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ता है। और जब ये लड़ रहा था तो इसके सामने ग्रेनेड फट गया और इस ग्रेनेड के फटने से जो है गंभीर रूप से घायल हो गया। बताते हैं कि इसमें तकरीबन 40 के आसपास घाव आए थे और ये कहता है कि जब मेरे सामने ग्रेनेड फटा और मैं घायल हुआ तो ये मेरे जीवन का सबसे खुशनुमा पल है। हालांकि ऐसा कोई खुशनुमा पल नहीं होता, जब सामने बहुत सारे लोग भीड़ खड़ी होती है तो उनके सामने डायलॉगबाजी करनी होती है। क्योंकि देखो अभी ये जो जितनी लंबी चौड़ी बातें कर रहा है ना, अपने अखबारों के माध्यम से लोग इसको सुन रहे हैं, बहुत ही इंप्रेस हो रहे हैं इस पर, अरे वाह आदमी हो तो मुसोलिनी जैसा हो। जब इसका अंत समय आएगा
तब ये अपने इस आचरण के बिल्कुल विपरीत आचरण करेगा, भागेगा। ठीक है, ये इसका एक डायलॉग बहुत ही मशहूर है कि ये कहता है अपने सैनिकों से कि जब कभी तुम्हें मैं दिखूं जंग से पीठ दिखाकर भागते हुए तो मुझको गोली मार देना। और जब ये भाग रहा था तो उसके विद्रोही इसको गोली मार देते, वो बिल्कुल इसका कहा कर देते हैं। ठीक है, और इसके काफ़ी सारे वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं, आप इंटरनेट में देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। हालांकि यूट्यूब पर मैं उन वीडियोज़ को नहीं चला सकता हूँ क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाती है, कॉपीराइट आ जाता है, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है साहब, 1914 से 1919 तक, 1918 तक आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलता है। उसके बाद 1919 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है, वर्साई की संधि होती है, आपको पता है। जर्मनी पर भारी जुर्माना लगाया जाता है और जर्मनी तो बाकायदा पूरा बिक ही जाता है। तो 1919 के बाद ये अपने यहाँ पर फासिस्ट पार्टी की स्थापना करता है। देखो फासिस्ट पार्टी, आपको फासिस्ट नाम का अर्थ अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा इसको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, एक आपने सुना होगा पैट्रियोटिज्म और एक सुना होगा आपने नेशनलिज्म। ठीक है, पैट्रियोटिज्म क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई आपके देश की आलोचना करता है, ठीक है, तो अगर आप उसको सह जाओ तो पैट्रियोटिज्म होता है। जैसे मान लीजिए कोई दूसरे देश का व्यक्ति कहे कि अरे हमारे भारत में तो युवाओं का भविष्य बिल्कुल ख़राब है, यहाँ पर तो पेपर लीक हो जाते हैं। कहने को ठीक ही कह रहा है, पेपर हमारे यहाँ पर बहुत लीक होते हैं। तो अगर आप इसको सुनो और एकदम आप इसको हाँ ठीक ही कह रहे हो, इस पर रिफॉर्म होना चाहिए, इस तरह की बात अगर आप कहो तो इसको पैट्रियोटिज्म कहते हैं। नेशनलिज्म का मतलब क्या है, अगर कोई तुम्हारी बुराई करेगा, तुम्हारे देश की बुराई करेगा तो तुम उसको मुंह तोड़ जवाब दोगे। ठीक है, नहीं नहीं हमारे देश में सब बढ़िया है, तुम चुप रहो। तो इस तरह की जो बातें होती है उसको नेशनलिज्म कहते हैं, इस तरह की जो विचारधारा होती है। पैट्रियोटिज्म का मतलब है कि कोई तुम्हारे देश की आलोचना करता है तो ठीक है, आलोचना तुम उसको रिफॉर्म करोगे। नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है कि एकदम राष्ट्रवाद। ठीक है, तो जो आपका फासिज्म है वो नेशनलिज्म का ही एक्सट्रीम रूप है। ठीक है, मतलब उसमें बिल्कुल एकदम हिंसा, अगर कोई तुम्हारे देश की बुराई करो तो तुम चढ़ जाओ उस देश के ऊपर, हमला कर दो, मार दो उसको। तो इस तरह की जो विचारधारा होती है उसको आपका फासिज्म कहते हैं। और इसी का, और यही जो है व्यक्ति था जिसने फासिस्ट पार्टी 1919 में बनाई थी। फासिस्ट पार्टी का सिंपल मतलब है कि बिल्कुल वायलेंस के समर्थक हैं, डिक्टेटरशिप के समर्थक हैं। तो ये थी फासिस्ट पार्टी, 1919 में इसने इसकी स्थापना की थी। इसके बाद देखिए आपको बता दूं तो अब फासिस्ट पार्टी बनाने से ही काम नहीं चलेगा। ठीक है, इसने अपनी एक पार्टी बनाया, अब केवल पार्टी बनाने से काम नहीं चलेगा। पार्टी बना रहे हो तो अपने विरोधियों को भी तो निपटाना पड़ेगा, क्योंकि तुम केवल मार काट की बदौलत आप एक मार काट वाली नीति लाते हो। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो उसके विरोधी होंगे, बहुत सारे समर्थक भी होंगे, बहुत सारे विरोधी भी होंगे, तो विरोधियों को भी तो ठिकाने लगाना पड़ेगा। तो जैसे हिटलर ने एक गेस्टेपो नाम का एक ग्रुप बनाया था जिसमें उसके काफ़ी करीबी जो एक्स सोल्जर्स होते हैं वो होते हैं जो सीधा इसी को रिपोर्ट करते हैं। हिटलर आदेश देता है इसको मारो तो वो मार देते हैं। तो इसी तरह का मैंने बताया हिटलर को बहुत कॉपी करता था। तो इसने भी जो है ब्लैक शर्ट नाम से एक खुफिया सेना बनाई थी और ये ब्लैक शर्ट ने जो इतने अत्याचार वहाँ पर किए थे, जितने भी विरोधी थे इसके, उन सबको निपटाना शुरू किया एक के बाद एक। तो धीरे धीरे क्या हुआ, हालांकि ये पॉपुलर भी हो रहा था क्योंकि ब्लैक शर्ट्स जो है ठीक सामने पे नहीं आते थे। ठीक है, वो चुपके से मारते थे, उनका नाम ऐसा आता नहीं था। तो क्योंकि खुफिया सेना है तो लोगों को इसका पता बहुत कम था। तो इटली में एकदम गृह युद्ध छिड़ गया 1919 के बाद, और 1922 तक आते आते ये अपने चरम पर था। तो 1922 में ये इटली के राजा से कहते हैं कि आप मुझे सत्ता दे दीजिए, ठीक है, और जो सब चल रहा है मैं इसको ठीक कर दूंगा। वो इनकार कर देते हैं। तो सीधा धमकी भरे लिबाज में कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया, सत्ता अगर मुझे नहीं दी तो मैं छीन लूंगा। और इसके जो ब्लैक शर्ट होते हैं और वो सब इटली की राजधानी को घेर लेते हैं। उसके बाद जो वहाँ के राजा थे विक्टर इमैनुअल सेकंड, वो सत्ता इसको हस्तगत कर लेते हैं कि ठीक है भाई तुम ही करो। तो 1922 में इसके हाथ में सत्ता आ जाती है। तो 1922 में जो है ये इटली का प्राइम मिनिस्टर बनता है। कैसे बनता है मैं सब आपको बता चुका हूँ। स्विट्जरलैंड से इसकी जर्नी शुरू होती है। एक अखबार था अवंती, बहुत ही बेहतरीन लेख लिखा करता था, बहुत ही लंबी चौड़ी शेर चीते वाली बातें करता था, एक्सट्रीम, ठीक है, उस तरह की बातें करता था, मार डालेंगे काट डालेंगे, इस तरह की बातें बड़ी बड़ी करता था। लोगों को पसंद आया, स्विट्जरलैंड में फेमस हुआ। कुछ एक आंदोलन इसने वहाँ पर किया, जेल गया, जेल से निकला 1900, फिर उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ता है, वहाँ पर घायल होता है। देखते देखते जो है बिल्कुल एकदम पहचान बन रही थी। 1919 में अपनी फासिस्ट पार्टी बनाता है और उसके बाद क्या करता है, जो है गृह युद्ध यहाँ पर होता है और 1922 में सत्ता इसके हाथ में आ जाती, क्योंकि ये धमकी देता अगर मेरे हाथ में सत्ता नहीं दी तो मार देंगे। इसकी ब्लैक शर्ट और इसका जो दल है उन लोगों ने राजधानी को घेर लिया। मजबूरन जो है शासक को झुकना पड़ता है और इसको प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ता है, और ये प्राइम मिनिस्टर बन गया 1922 में। और 1925 तक आते आते खुद ये जो है पूरी तरह से जो है एकदम डिक्टेटर बन जाता है। अब जब डिक्टेटर बनता है तो सबसे पहला इसके पास विकल्प था
कि थोड़ा बहुत तो रिफॉर्म करना ही पड़ेगा। अगर पहले के जैसे रहोगे फिर तो तुमको कोई पूछने वाला नहीं है, तुम्हारी भी कुर्सी जा सकती है। 2-4 साल कम से कम एक व्यक्ति को सेट होने में लगते हैं। जैसे इंदिरा गांधी का आपने केस सुना होगा, जब शुरू शुरू में प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो उसको गूंगी गुड़िया कहा जाता था, इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहा जाता था। जब 3-4 साल बीतते हैं फिर देखो क्या क्या कारनामे उन्होंने किए थे। 1975 में इमरजेंसी लगा दी थी, बांग्लादेश को आज़ाद करा दिया था बाकायदा। इस तरह की निर्णय लेना इतना आसान नहीं है। हालांकि 1975 की इमरजेंसी का समर्थन मैं नहीं करता हूँ, वो एकदम क्रूरतम घटना थी भारत के इतिहास की, ठीक है। तो इसी तरह से अब जो यहाँ का तानाशाह है, इसके सामने एक चुनौती थी कि कुछ बहुत तो ठीक करना पड़ेगा। तो कुछ बहुत ठीक करने के लिए इसने वहाँ पर किसानों के लिए जो है बहुत अच्छे से खासे काम किए थे, और भी बहुत अच्छे खासे इसने कुछ बहुत रिफॉर्म्स किए थे। शायद इन्हीं रिफॉर्म्स की वजह से जो गांधी जी जो थे वो एक बार गए थे वहाँ इटली गए थे, वहाँ पर घूमने के लिए नहीं, दौरे पर एक बार इटली गए थे। तो गांधी जी इससे काफ़ी प्रभावित होते हैं और वो कहते हैं कि सत्ता में आते ही मुसोलिनी ने लगभग किसानों को काफ़ी सारी ज़मीनें दी थी, पुल सड़क बहुत बनाए, आर्थिक हालात वहाँ के सुधरे थे। यहाँ तक कि 1929 में मंदी आई, वो मंदी इतनी ज़बरदस्त थी, अमेरिका समेत कई सारे देशों की जड़ें हिला दी थी उस मंदी ने। अमेरिका में जब जो है अच्छे खासे हालात थे, 1929 में जैसे ही वहाँ पर हालात हुए तो लोग बंगलों से निकलकर सड़कों पर आ गए थे, यानी कि उनके पास खाने पीने का सामान ही नहीं रह गया, बड़ी मुश्किल से उनका भोजन पानी चलता था। लेकिन इटली के हालत जो है अन्य देशों की तुलना में इतने बुरे नहीं थे, ठीक ठाक थे। तो इसी से संभव होता है कि प्रभावित होकर गांधी जी ने कह दिया हो कि मुसोलिनी मेरे लिए एक पहेली है। देखो गांधी जी के विचार मैं आपको जैसे तैसे बताता हूं, उन्होंने लिखी थी बाकायदा अपने समाचार पत्र में लिखा था मुसोलिनी के बारे में कि मुसोलिनी मेरे लिए एक पहेली है, उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया। मुसोलिनी की कठोरता के पीछे की एक वजह है जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, वो है अपने लोगों की सेवा करने की इच्छा। मुसोलिनी हमारे समय के महान राजनेताओं में से एक है। ये गांधी जी का स्टेटमेंट है मुसोलिनी के लिए, और मुसोलिनी ने भी गांधी जी को जो है जीनियस और संत कहा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि गांधी जी को संत किसने कहा, गांधी जी को जीनियस किसने कहा, तो मुसोलिनी ने कहा। अब आप सोच रहे होगे ऐसी कि आपने लोगों की सेवा कर दी इसलिए, तो देखो गांधी जी का जो स्टेटमेंट है वो उस समय की परिस्थितियों के अनुसार होगा, इसके बाद इसका असली जो रूप है सामने आता है। तो गांधी जी ने हो सकता है इसे पहले कहा होगा इसलिए, अब बाकी तो गांधी जी ही बता पाएंगे कि ऐसे क्रूर और निर्दयी शासक की उन्होंने तारीफ क्यों की। तो देखिए अब ये जब इटली का आपका प्राइम मिनिस्टर बनता है तो सबसे पहले देखिए एक बहुत ही बड़ा इसका आलोचक था, उनका नाम था जैकोमो मेटियोटी, ठीक है। ये सोशलिस्ट लीडर थे, वहाँ पर बहुत पॉपुलर थे और ये मुसोलिनी की बड़ी आलोचना करते थे। इन्होंने ही जो है ये थे, और एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने समाचार पत्रों में बाकायदा प्रकाशित किया कि जो मुसोलिनी है इसने ब्लैक शर्ट नाम से एक संगठन बना रखा है और इस तरह से लोगों को मर मारे, और बहुत ही बड़े आलोचक इसके थे और लोगों में जो है काफ़ी गुस्सा इनकी वजह से फैल रहा था। तो अपनी ब्लैक शर्ट के माध्यम से एक बार क्या हुआ, जैकोमो जा रहे थे सड़क पर, ब्लैक शर्ट के लोगों ने उनको पीटा, इतना पीटा कि ब्रेन हेमरेज से जो है इनकी मृत्यु होगी। जैसे ये खबर सामने आती है लोग जो है मुसोलिनी पर भड़क जाते हैं, लेकिन चूंकि मैं बता चुका हूँ कि बहुत बड़ा तानाशाह था और विद्रोह को दबा देने में जो है सफल होता। देखिए इसने सबसे पहले का काम किया, इसने प्रेस पर जो है पूरी तरह से सेंसरशिप लागू कर दी, जैसा 1975 में इंदिरा गांधी ने लागू की थी, ठीक, हालांकि उतनी नहीं, वो बहुत बड़े लेवल पर की थी, ठीक है। तो ये जानता था कि साहब मीडिया जो है वो सबसे खतरनाक चीज़ है, क्योंकि इसने स्विट्जरलैंड में मीडिया में ही काम किया था और वहीं से इतना पॉपुलर बना था। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिस तरह से पॉपुलर मीडिया के माध्यम से बना, मीडिया के माध्यम से ये नीचे डाउनफॉल भी कर जाए, क्योंकि इसको मीडिया की ताकत पता थी। तो इसलिए इसने मीडिया पर पूरी तरह से सेंसरशिप लगा दी। जो समाचार पत्र इनके यहाँ पर चलते थे उसमें बस मुसोलिनी की तारीफें ही तारीफें लिखी जाती थी। मुसोलिनी किसी देश पर आक्रमण करके वहाँ पर मारकाट मचाता था तो इसको राष्ट्रवाद के नाम पर प्रचारित किया जाता, देखो मुसोलिनी ने यहाँ पर कब्जा कर लिया, आज ये कर लिया, आज वो कर लिया। तो इस तरह से जो है खबरें चलाई जाती थी, जबकि उसके पीछे की जो क्रूरता है, जो उसके पीछे का नरसंहार है, वो जो है समाचार पत्रों में नहीं दिखाया जाता था। तो जो समाचार पत्र थे वो इसी के बारे में अच्छा अच्छा छापते थे, जो विरोध में छापते थे उनको सुला दिया जाता था, उनको निपटा दिया जाता था। तो कुछ इसी तरह की ये काम करता है। अब देखिए 1933 में इसको बहुत अच्छा दोस्त मिल जाता, हालांकि उस दोस्त को पहले से भी जानते थे, लेकिन 1933 में हिटलर ने अपनी नाजी पार्टी बनाई थी और 1933 से जर्मनी का डिक्टेटर जो है हिटलर बन जाता। अब जब से हिटलर वहाँ का डिक्टेटर बना, मैंने आपको बताया था हिटलर को बहुत फॉलो करता था, ठीक है। हिटलर जैसा बोलता था उसी को कॉपी करता था। आगे जब आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखेंगे तो हिटलर और इसकी दोस्ती के आपको ऐसे ऐसे कारनामे आपको देखने को मिलेंगे, आगे मैं बताऊँगा आपको। तो 1933 में इसका दोस्त हिटलर जर्मनी की सत्ता पर आ जाता है। अब इसके भाव काफ़ी बढ़ जाते हैं क्योंकि हिटलर ने अपनी सेना का संगठन बहुत बेहतर तरीके से किया था। आप सोचिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था 1919 में, वर्षा की संधि जब हुई थी, तो उस समय जर्मनी में कुछ नहीं था, 39 तक आते आते, ठीक है। जर्मनी 30 साल में इतना गजब का ग्रो कर गया कि कोई तुलना नहीं है। तो इसका एक बहुत शक्तिशाली दोस्त इसको हिटलर मिल गया। अब इसको पता है कि मैं कहीं पर भी अटैक करूंगा हिटलर मेरा साथ देगा। तो इसने क्या किया, सीधा सीधा
1935 में इथोपिया पर अटैक कर लिया और कुछ समय के बाद इसने लीबिया पर भी अटैक कर लिया। और जो नरसंहार उस समय इथोपिया में हुआ था, शायद ही किसी दूसरे आक्रमण में ऐसा हुआ होगा। वहाँ पर लोगों को बुरी तरह से मार डाला गया। देखिए, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली इथोपिया अपने आप में नहीं था, तो अपने आप को एक वर्ल्ड लीडर दिखाने के उद्देश्य से और अपने देश में एक झूठा राष्ट्रवाद पैदा करने के उद्देश्य से इसने इथोपिया पर और लीबिया पर अटैक किया था। और वहाँ पर इतने लोगों की हत्या कर दी थी, जो सड़क पर चल रहे लोग हैं उनको मार देंगे, निहत्थे लोग होंगे, बच्चे महिलाएं, किसी को नहीं देखा। वहाँ पर इतने जघन्य अपराध वहाँ पर इसने किए थे कि अब समय आने पर इसके साथ भी उसका हिसाब किताब होगा, आप देखेंगे। तो बहुत ही बुरा, बहुत ही ब्रूटल इसने वहाँ पर काम किया था। तो इथोपिया और लीबिया पर आक्रमण मैंने आपको बता दिया। अब देखो, हिटलर के साथ दोस्ती, ठीक है। देखिए, मुसोलिनी जो है हिटलर को बहुत ज़्यादा कॉपी करता था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि मुसोलिनी जब हिटलर के साथ मिलता है तो काफ़ी मामलों में उसने देखा कि हिटलर पहले कुछ और बोलता है, बाद में अपनी बात से पलट जाता है। यानी कि मुसोलिनी को एहसास हो गया था कि हिटलर बहुत ही बड़ा झूठा आदमी है, ठीक है, इसलिए उस पर आंख बंद करके भरोसा करना गलत है। यानी कि अगर मान लो हिटलर मुसोलिनी को कह दे तो कि तू इस देश पर जो है अटैक कर ले, मैं तेरी हेल्प करूंगा, तो नहीं, उसको पता था क्या पता बीच से मुकर भी सकता अपने फायदे के लिए। तो मुसोलिनी और हिटलर दोनों बहुत अच्छे दोस्त तो थे, लेकिन मुसोलिनी हिटलर पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि वो मुसोलिनी जो है हिटलर को झूठा मानते थे। हालांकि हिटलर की बात बताएं तो हिटलर ने जब देखा था कि ये बिल्कुल मेरे ही जैसा है, तानाशाह है, मैं भी तानाशाह हूँ, मेरी भी नाजी पार्टी है, इसकी भी फासिस्ट पार्टी है, विचारधारा बिल्कुल एक जैसी है, तो हिटलर जो है इसको बहुत बड़ा लीडर के रूप में देखता था। हालांकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दोनों लड़ते हैं तो हिटलर को एहसास हो जाता है कि मुसोलिनी कोई तोप नहीं है, ये बहुत ही कमजोर शासक है, तब उसको एहसास हो जाता है। तो देखिए, इसी बीच 1939 में वर्ल्ड वॉर की कहानी आपकी रची जानी शुरू हो जाती है। मुसोलिनी चाहता था कि जर्मनी अभी वर्ल्ड वॉर ना छेड़े, क्योंकि मुसोलिनी ठीक तरह से, उसकी सेना उतनी बेहतर तरीके से तैयार नहीं थी। बाकायदा हिटलर के जो साथी हैं वो भी कहते हैं, देखिए हिटलर और मुसोलिनी की मैंने आपको तस्वीर भी दिखा दी, ये दोनों बिल्कुल एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है तो हिटलर के साथी भी कहते हैं, उसकी जो खुफिया सेना थी वो सब कहते हैं कि नहीं इतनी जल्दी मत लो। लेकिन हिटलर ने, जैसा कि डिक्टेटर था, एक सनकी टाइप का था, ज़िद्दी था, तो उसने कहा नहीं नहीं अटैक तो अभी करना है। तो देखो, इस समय जो मुसोलिनी है उसने हिटलर का साथ नहीं दिया। उसने देखा कि एक काम करते हैं, इसको अटैक करने देते हैं, अगर हवा ठीक ठाक लगी, हवा का रुख ठीक ठाक लगा तो हम भी कूद जाएंगे, और अगर पहले परिणाम देखते हैं, यानी कि जब हिटलर यूरोप पर अटैक करेगा अलग अलग देशों पर, तो देखते हैं क्या प्रभाव होता है, हिटलर जीतता है कि हारता। अगर हारेगा तो हम चुपचाप बैठ जाएंगे, और अगर जीतेगा तो फिर हम लड़ाई में कूदेंगे। तो इस तरह की नीति पर मुसोलिनी बढ़ता है आगे, क्योंकि उसको पता है कि हिटलर नंबर 1 का झूठा, और आगे आपको प्रूफ भी होगा कि हिटलर कितना बड़ा झूठा था। तो सबसे पहले हिटलर ने क्या किया, ऑस्ट्रिया पर अटैक कर दिया, ठीक है। अब ऑस्ट्रिया पर जैसे ही इसने अटैक किया तो चैम्बरलिन, आपके नोविल चैम्बरलिन एकदम डर गए, उनके हाथ पांव फूल गए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर युद्ध हो जाता तो उसकी विभीषिका कितनी खतरनाक होती है। तो उन्होंने हिटलर के आगे घुटने टेक दिए और उससे हिटलर के साथ एक समझौता किया। उन्होंने कहा था कि तुम युद्ध क्यों कर रहे हो, तुमको इलाका चाहिए, ज़मीन चाहिए ना, चेकोस्लाविया इस पर आप अधिकार कर लो और कुछ और क्षेत्र इन पर तुम अधिकार कर लो, युद्ध मत करो, हम तुमको वैसे ही दे देते हैं। तो हिटलर ने कहा हाँ ठीक है हम युद्ध नहीं करेंगे, और चेकोस्लाविया के कुछ इलाके पर और भी जगहों पर इसने जो है बढ़िया तरीके से ले लिया, वहाँ तक अपनी सेना पहुँचा दी, ठीक है। अब वो ऑस्ट्रिया के शासक भी आराम से बैठ गए और ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। लेकिन मैंने आपको बताया हिटलर नंबर 1 का झूठा था, ठीक है। उसने पहले चेकोस्लाविया समझौते के माध्यम से प्राप्त किया, फिर और युद्ध छेड़ दिया उसने। देखते ही देखते आपका पोलैंड है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, ये सब के सब इसके कब्जे में आ गए। फ्रांस को भी जो है इसने हरा दिया, और अकेले यूरोप में बस ब्रिटेन बचा था, जिसका भारत पर भी कब्जा था ब्रिटेन का, केवल वही वो बचा था, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आधा यूरोप जो है लगभग इसके कब्जे में आ गया, कि केवल ब्रिटेन था। अब आप सोच होंगे साहब रशिया क्या कर रहा था, सोवियत यूनियन क्या कर रहा था। तो देखो, सोवियत यूनियन के साथ इसने समझौता कर रखा था कि हम इतने इलाके पर हमला करने वाले हैं, सोवियत यूनियन की तरफ हम आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे, तुम बिल्कुल एकदम तटस्थ रहो, तुम टेंशन फ्री रहो। जब मैं इस पूरे को ब्रिटेन से लेकर ऊपर से नीचे तक जब मैं जीत जाऊंगा तो इसका कुछ इलाका मैं तुमको भी दूंगा। इसलिए स्टालिन, वो भी वहाँ का डिक्टेटर था, कभी उसकी भी कहानी सुनाऊंगा, तो वो भी बिल्कुल शांत बैठा रहता, केवल ब्रिटेन ही इसके सामने होता। आपको पता है अमेरिका भी उस समय तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूदा नहीं था। जब जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया था उसके बाद वो एंट्री करता है। तो देखो, अब मुसोलिनी ये सब देख रहा था, उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हिटलर को अटैक करने देते हैं, अगर वो सफल होने लगा तो हम पीछे से अटैक करेंगे, अगर वो असफल हो गया तो हम साइड में हो जाएंगे। तो जब मुसोलिनी देखता है कि बहुत छक्के मार रहा है हिटलर, तो कुछ चौके हम भी मार लें, तो इसी के बाद जो है मुसोलिनी जो है सीधा ग्रीस पर अटैक कर देता है। कि उसने हिटलर को देखा कि बहुत ही गजब का युद्ध चल रहा है, तो थोड़ा मैं भी कर लूँ, लेकिन हो इसका उल्टा गया। मुसोलिनी ने जब ग्रीस पर अटैक किया, ग्रीस एक बहुत छोटा देश, लेकिन वहाँ की जो सेना है इतनी बहादुरी के साथ लड़ती है कि जो मुसोलिनी
मुसोलिनी की सेना उसको मार मार कर अपने देश से भगा देती है, बहुत ही बुरी हार होती है। उसके बाद वो इजिप्ट पर भी अटैक करता है मुसोलिनी, वहाँ पर भी जो जंग चल रही थी वो ऐसी ही चल रही थी, कोई खास जो है जीत इसको देखने को नहीं मिली। तब हिटलर समझ गया कि भाई जो मुसोलिनी पर जो मैं इतना भरोसा कर रहा था ये कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है, ये तो ग्रीस के हाथों हार गया, इजिप्ट में भी कुछ ऐसा चल नहीं रहा। तो हिटलर ने इसको मदद भेजने के लिए कहा कि चलो मैं अपनी सेना भेजूं हेल्प करने के लिए। तो इसने कहा ना ना हम अपने हिसाब से कर लेंगे, क्योंकि ईगो वाला प्रॉब्लम हो गई कि मुसोलिनी का नहीं नहीं हम कर लेंगे। लेकिन लास्ट में जो है जर्मनी की सेना आती है और ग्रीस और आपका जो मिस्र है वहाँ पर भी इन लोग का कब्जा हो जाता है। और इस तरह से जो है लीबिया का तानाशाह, लीबिया का नहीं सॉरी हाँ लीबिया पर भी इसी का कब्जा था। इटली का तानाशाह मुसोलिनी और आपका जर्मनी का तानाशाह हिटलर, ये दोनों मिलकर पूरी दुनिया पर कब्जा करने की नीति बनाते हैं। अब देखिए अब हुआ क्या था उस समय का परिदृश्य, जो इनके चारों ओर का इलाका था सब इनके कब्जे में था। यूरोप में केवल ब्रिटेन बचा था और सोवियत यूनियन के साथ इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया था कि हम तुम पर अटैक नहीं करेंगे। अमेरिका युद्ध में शामिल नहीं था, जापान भी इन्हीं की तरफ था, तो सारे इलाके पर इनका कब्जा था। अब क्या होता है, इसके सामने सिर्फ एक ब्रिटेन बचा था। तो देखो ब्रिटेन पर इसने बहुत सारे हवाई हमले किए, और जब हवाई हमले किए तो ब्रिटेन को उतना बेहतर तरीके से जीत नहीं पा रहे थे, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस वहाँ पर ऐसी थी जो कि उनको ठीक नहीं लगी। अब जैसे कि मैंने बताया था हिटलर था बहुत बड़ा झूठा आदमी, वो हर मोड़ पर जो है वो हमेशा झूठ बोलता था। तो जैसा कि उसने संधि की थी सोवियत यूनियन के साथ कि हम तुम्हारे देश पर बिल्कुल भी अटैक नहीं करेंगे, अचानक से खबर सामने आती कि हिटलर ने ब्रिटेन को छोड़ दिया, सोवियत यूनियन पर अटैक कर दिया। ठीक है, तो सारे के सारे समझौतों का इसने उल्लंघन कर लिया। इतने समय से बोल रहा था कि हम तुम पर अटैक नहीं करेंगे, तुम पर अटैक नहीं करेंगे, इसको सही मानकर, इस पर भरोसा करके, हिटलर पर भरोसा करके जो सोवियत यूनियन है उसने बिल्कुल तटस्थता का मार्ग अपना। अगर उसको पता होता कि कल ये मुझ पर भी अटैक करेगा तो शायद जो पोलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, इन पर कब्जा होने ही नहीं देता रशिया अपने आप में। तो जब इस तरह की बात सामने आती है तो उसके बाद ब्रिटेन भी जो है इस पर अटैक कर देता इटली के ऊपर। अब जब ब्रिटेन इटली के ऊपर अटैक करता है तो इटली में बहुत ज़्यादा नरसंहार होता है, और ये नरसंहार जब होता है तो बहुत सारी जो पब्लिक है वो मुसोलिनी के खिलाफ हो जाती है। ठीक है, अब मुसोलिनी के खिलाफ क्यों होती है, क्योंकि तुमने इटली की पब्लिक को फालतू में खुद को जो है ऐतिहासिक व्यक्ति, बहादुर व्यक्ति दिखाने के चक्कर में इटली का तुमने इतना खत्म कर दिया। जब इटली में बहुत सारे सैनिकों के शव वहां पर इटली में आते थे तो लोग मुसोलिनी को खूब गालियां देते थे कि तुमने खुद को इतना बड़ा साबित करने के लिए, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने के लिए हमारे लाखों करोड़ों सैनिक बलिदान कर दिए। तो लोगों में मुसोलिनी के प्रति गुस्सा आने लगा कि तुम हमारी सेना को क्यों जो है वर्ल्ड वॉर में धकेल रहे हो। पब्लिक युद्ध चाहती नहीं है, पब्लिक तो शांति चाहती है। वहाँ पर भुखमरी पैदा होगी, पैसा था नहीं कुछ भी, जितने सैनिक थे रोजाना लोगों के घरों में लाशें आती थी, खाने के लिए कुछ नहीं था, काम करने के लिए कुछ नहीं था। तो देखते ही देखते इसके तख्ता पलट की योजना जो है इटली में बनने लगती है। और एक दिन ऐसा आता है जब वहाँ का शासक जो था विक्टर इमैनुअल सेकंड, इसलिए मुसोलिनी को सत्ता से हटा दिया और गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। ठीक है, मुसोलिनी को जेल में डाल दिया। जब ये खबर हिटलर को पता चलती है तो हिटलर, उसके बाद क्या होता है कि देखिए हिटलर जो है इस पर अटैक करता है, और बाकायदा देखिए इसको एक बहुत ही बड़ी पहाड़ी थी, उसमें एक सुनसान जेल थी, वहाँ पर बंद किया गया था। हिटलर वहाँ पर एक मिलिट्री ऑपरेशन करता है और वहाँ से इसको छुड़ा लेता है। ठीक है, तो कहने का मतलब वहाँ से छूट जाता। अब इसको पता है कि साहब मैं दोबारा तो सत्ता में आना बहुत मुश्किल है मेरा, क्योंकि इतना बड़ा युद्ध चल रहा है और जर्मनी भी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है, सोवियत यूनियन के साथ जंग में हार रहा है जर्मनी। तो इसको एहसास हो गया था कि अब शासक बनना छोड़ दो, जो शेर और चीते की बड़ी बड़ी बातें करता था। अब देखो लोग क्या होते, फॉलोअर कब बनते, तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, लोग तुमको मानने लगते हैं। तो अब जो इसका मैंने बताया था ना आपको कि बातें करना बहुत आसान होता है, अब सही समय था जब ये अपनी सारी हदों को पार करता मुसोलिनी। ठीक है, मुसोलिनी पहले से कहा करता था कि अगर मैं जंग से पीठ दिखाकर भागने लगूँ तो मुझको गोली मार देना। अब ये जंग से पीठ दिखाकर भागने लगेगा। ठीक है, तो अब ये भागने का प्रयास करता है क्षेत्र से, और ये एयरलिफ्ट होकर स्विट्जरलैंड जाने की तैयारी करता है। लेकिन बीच में ही ये विरोधियों के हत्थे चढ़ जाता है, जहाँ पर इसको गाड़ी से उतारा जाता है। इसकी प्रेमिका क्लेरेटा पिटाची थी, ये था, ठीक है, मिलिशिया की वर्दी में ये वहाँ पर था, और इसके साथ 15-16 और लोग थे। सबको गोली मारकर हत्या कर देते हैं वहाँ के लोग। और उसके बाद जो इनके शवों के साथ क्रूरता की जाती है वो बिल्कुल मैं कहूँगा कि बहुत ही क्रूरता और निर्दयता के साथ इसको मारा गया था, पीट पीट कर मारा गया था। क्योंकि इटली के लोगों में इतनी नफरत थी इसके खिलाफ, कोई घर उस समय ऐसा नहीं था जिस घर से 1 या 2 लोगों की मौत नहीं हुई थी उस विश्व युद्ध के चलते। ठीक है, तो लोगों में बहुत ही गुस्सा इसके खिलाफ था, इसको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया।
और कभी रोमन एम्पायर को फिर से खड़ा करूंगा, ऐसे भाषण देने वाला, खुद को जूलियन सीजर समझने वाला व्यक्ति जो है, उसको मारकर उसको उल्टा लटका दिया, जहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग भीड़ थी। कोई इसके मुंह पर अंडे फेंक रहे थे, कोई अपने जूते फेंक रहे थे, कोई थूक रहा था, कोई जिसको जो हाथ, सब छीना झपटी करते हैं इसके शव के लिए, ठीक है, कोई कुछ करता। तो इस तरह से इटली का जो फासिस्ट तानाशाह मुसोलिनी है उसकी हत्या की जाती है और ये कहानी जो है यहीं पर खत्म हो जाती है। उसके बाद आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब अमेरिका एंट्री करता है, जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया जाता है, जापान सरेंडर कर देता है, जर्मनी भी सरेंडर कर देता है। इटली ने तो बीच जब युद्ध चल रहा था, जिस समय देखिए इटली का मैं आपको बताऊं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या सीन था, जब तक मुसोलिनी सत्ता पर काबिज था तब तक ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहा था, जर्मनी का सहयोगी था। जैसे ही मुसोलिनी को गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर वो ब्रिटेन के साथ हाथ मिला लेते हैं, यानी कि बीच युद्ध में ही वो लोग पाला बदल लेते हैं, क्योंकि उनको एहसास हो गया था कि अगर हम जर्मनी का साथ देंगे तो जर्मनी अब हारने लगा है। जर्मनी जो है सोवियत यूनियन पर जब से इसने अटैक किया है वहाँ पर इसकी करारी हार हो रही है, तो उसके बाद जो है वो उनके साथ मिल जाता है। और नतीजा ये होता है कि ये जो निर्णय था ये बहुत बेहतर था, क्योंकि जो जंग में जीत रहे हैं अगर उनके साथ अगर आप हो गए तो कहीं ना कहीं तुमको फाइनेंशियल सहायता मिलेगी, और जो जीतेंगे वो आपको कुछ ना कुछ देंगे, क्योंकि जो हारेगा उस पर तो फिर चार्ज लगेगा कि तुम इतने सारे लोगों की मौत के जिम्मेदार हो। और देखिए यही कारण था जिस समय मुसोलिनी की हत्या की खबर जो है हिटलर को मिलती है, हिटलर बहुत अच्छा दोस्त था इसका, ठीक है, तो जिस समय मुसोलिनी की हत्या की खबर हिटलर को मिलती है तो उस समय बताया जाता कि हिटलर इतना डर गया था। तभी जो है हिटलर जब वहाँ जर्मनी की राजधानी पर कब्जा हो जाता रशिया का, तो हिटलर ने खुद को गोली मार दी थी। चाहता तो वो भी बचने का प्रयास कर सकता था, लेकिन इसकी मौत की खबर सुन के और इसके शव के साथ जो बर्बरता लोगों ने की, इसको जो पीट पीट कर मारा, जब ये खबर हिटलर को पता चलती है तो हिटलर डर जाता कि कहीं मैं भी ना पकड़ा जाऊँ। ये मुसोलिनी ने तो कम मारे थे, मैंने तो इसके 10-10 गुने ज़्यादा लोग मारे थे, तो मेरा क्या हश्र होगा। तो हिटलर जो है खुद को गोली मार देता है और बाकायदा ये कहता है कि जब सोवियत यूनियन की सेना हमारे यहाँ पर प्रवेश करेंगी तो मेरी बॉडी को जो है जला देना, इसका नामो निशान इनके हाथ नहीं लगना चाहिए। तो ऐसा हिटलर करता। तो किस डर से किया? इसी के डर से किया। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन, आज का जो लेक्चर है वो सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण रहा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।